नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के डोडा में इनकाउंटर हुआ है जिसमें एक आर्मी ऑफिसर शहीद हो गए। आतंकवादियों से इनकाउंटर में कैप्टन शहीद हुए हैं। डोडा के पटनी टॉप में ऑपरेशन चल रहा था और इसी दौरान जो इनकाउंटर चल रहा था उसमें कैप्टन के जख्मी होने की पहले खबर आई और अब शहादत की खबर आई है। आपको बता दें कि इस इनकाउंटर में सुरक्षा बलों को कामयाबी भी मिली है। एक आतंकवादी भी घायल हुआ है। सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकवादियों को फिलहाल घेर रखा है। अभी भी ये इनकाउंटर जारी है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय बाचलू इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं अजय बाचलू से। अजय, कैप्टन की शहादत की खबर सामने आ रही है और साथ ही अभी भी 2 से 3 आतंकवादी जिन्हें घेरा हुआ है और इनकाउंटर जारी। अभी का अपडेट क्या है अजय? देखिए रोमाना, बहुत दुखद खबर ये आई है कि ये एक कैप्टन जो थे भारतीय सेना के, जो एक सर्च ऑपरेशन की पार्टी को लीड कर रहे थे, इन्हें इस एनकाउंटर के दौरान जो है गोली लगी है, जिसके बाद ये गंभीर रूप से घायल हो गए और इन्हें इवैक्यूएट किया गया और हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए, जिस दौरान इन्होंने देश के नाम सर्वोच्च बलिदान दिया। अभी भी रोमाना बता दूं, पूरे जंगल को, चाहे इस जंगल के साथ 3 ज़िले लगते हैं, उधमपुर का ज़िला लगता है, डोडा का ज़िला लगता है और रामबन का ज़िला लगता है। तीनों ज़िलों से जो है न केवल सेना बल्कि अर्धसैनिक बल, जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी, पूरी फोर्सेस को रश किया गया है और न केवल पूरे इलाके को घेरा गया है, पूरे जंगलों को घेरा गया है, बल्कि जंगल को अब चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि जो आतंकी छिपे हुए हैं इन तक पहुँचा जाए और इन्हें अपने अंजाम तक पहुँचा दिया जाए। बता दूँ, ये जो एनकाउंटर है ये मंगलवार शाम शुरू हुआ था और इस एनकाउंटर के दौरान जो इनिशियल गन फाइट हुई थी, जो शुरुआती गोलीबारी हुई थी, उसमें एक आतंकी के घायल होने की भी खबर है, क्योंकि सुरक्षा बलों को स्पॉट से, जहां पर यह एनकाउंटर हुआ है, वहां से एक M4 कार्बाइन और कुछ गोला बारूद मिला है और वहां पर कुछ ब्लड स्ट्रेन्स भी मिले हैं, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि एक आतंकी घायल है। हालांकि ये 2 से 3 की संख्या है। जो बाकी आतंकी है वो अपने साथी को वहां से निकालने में जो है कामयाब हो गए हैं, लेकिन फिर भी पूरे इलाके को, पूरे जंगल को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। व्यापक तलाशी ऑपरेशन चलाया जा रहा है क्योंकि जंगल घना है। रोमाना, आपको समझना होगा, जंगल बहुत घना है, तो यहाँ पर एहतियातन सुरक्षा बल अब आगे कदम बढ़ा रहे हैं और तीनों एरिया से, तीनों तरफ से इस जंगल को घेर लिया गया है और व्यापक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। अजय, मेरे साथ रहिए आप। आपने ये जो बताया है कि जंगल और किस तरीके से ये 3 जिले, उधमपुर, डोडा और रामबन, जो जुड़ते हैं इस पूरे इलाके से, यहाँ पर जो चुनौतियां हैं उसको लेकर मुझे लगता है जरा आपको दर्शकों को बताना चाहिए कि सुरक्षा बल जिन्होंने आतंकवादियों को घेर तो रखा है, लेकिन क्योंकि घना जंगल है और इस जंगल से निकलने के लिए आतंकियों के पास रास्ते कई हैं, यही एक बड़ी चुनौती सुरक्षा बलों के लिए। जी बिल्कुल, रास्ते बहुत है निकलने के लिए, छिपने के ज़्यादा उससे रास्ते हैं, निकलने से ज़्यादा छिपने के रास्ते हैं। और रोमाना बता दूं, यहाँ रात भर बारिश हुई है और क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ बहुत बरसात होती है, तो बरसात में दिक्कत क्या होती है, सुरक्षा बलों के आगे बढ़ने में काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि ज़मीन पूरी गीली है, स्लिप होने के, फिसलने के चांस है और जो नदी नाले हैं उनमें पानी भर जाता है, जो आतंकियों के छिपने के लिए मुफीद होते हैं। और इस समय क्योंकि ये बरसात का मौसम है रोमाना, वेजिटेशन काफ़ी होती है, जंगली घास काफ़ी उगाती है इन जंगलों में और कुछ मीटर के बाद देखना मुश्किल हो जाता है। तो आप समझ सकती हैं कि कितनी चुनौतियां हैं। निकलने के रास्ते हैं, निकलने के रास्तों से ज़्यादा छिपने के रास्ते हैं। पहाड़ों में जो है बड़े बड़े पत्थर हैं, बोल्डर हैं, नदी हैं, नाले हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं और अब घनी झाड़ियां हैं जो इस बरसात में यहाँ इन जंगलों में उग आती हैं। तो ये चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों के बीच सलाम करना होगा सुरक्षा बलों के जज्बे को, जो लगातार इन जंगलों को खंगाल रहे हैं, चप्पा चप्पा खंगाल रहे हैं और ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि आतंकियों को ढेर किया जाए और अपनी कोई हानि ना हो। इस तरह से वहाँ पर ये व्यापक ऑपरेशन बड़ी एहतियातन चलाया जा रहा है, जिसकी मॉनिटरिंग सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के टॉप अधिकारी कर रहे हैं। रोमाना, बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और बेहद खतरनाक हो जाता है ये ऑपरेशन, क्योंकि जिस तरीके की चुनौतियां हैं जिनका जिक्र अभी अजय बाचलू कर रहे थे कि जितने निकलने के रास्ते उससे कहीं ज्यादा छुपने के रास्ते यहाँ इन घने जंगलों में आतंकवादियों के पास। और इस बीच ये जो तस्वीरें आपके सामने नजर आ रही हैं, दरअसल वो जो 2 से 3 आतंकवादी बताए जा रहे हैं जिनके साथ इस समय सेना की मुठभेड़ जारी है, उन्हीं का ये सामान, जिसमें हथियार भी आपको नजर आ रहे हैं, ये बैग आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं और आतंकवादियों का ये
जो हथियार और सामान बरामद हुआ है, साथ ही एक आतंकवादी को घायल करने में भी सेना कामयाब हुई है। देखिए किस तरीके से ये हथियार जो आतंकवादियों के पास से बरामद हुए, ये आतंकवादियों का सामान है। इन्हीं घने जंगलों का फायदा उठाकर आतंकवादी जो हैं वो घात लगाकर हमला कर रहे हैं और आतंकवादियों ने अपनी जो रणनीति है उसको बदला है। पहले तो घाटी को दहलाया करते थे, लेकिन अब जो जम्मू रीजन है बार बार उसी को निशाना बना रही हैं। हम आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों सेना पर जिस तरीके से हमले बढ़े हैं उसी को लेकर अब सरकार भी एक्शन में है। और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ी बैठक की। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सेना प्रमुख, डीजीएमओ, सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख सभी शामिल रहे। तो सेना पर जिस तरीके से हमले बढ़े हैं उसी को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोहेवाल इस वक्त मौजूद है। जरा मनोज्ञा से अपडेट लेते हैं, क्या अभी भी ये बैठक चल रही है मनोज्ञा, या अब ये बैठक खत्म हो गई है? रोमाना, बैठक अभी जारी है, लेकिन आपको दो बातें बता दूं। पहला ये कि इस बैठक का महत्व ये भी है कि ये पहले से शेड्यूल थी, पर आज का पूरा फोकस आने वाले दिनों में होने वाले चुनाव में और उसके पहले जिस तरह की आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं उन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले एक वर्ष में आप समझ लीजिए कि हमने 50 से ज़्यादा लोगों को खोया है, जिनमें कुछ सिविलियंस भी शामिल हैं और आतंकवादी हमले बढ़े हैं। और आज जो जिस तरह से अजय बता रहे थे उसमें दो बातें और ऐड करना चाहूँगी। पहला ये कि डेमोग्राफी जो होती है वो कई बार आतंकवादियों के फेवर में होती है। टेबल टॉप प्लाटूज होते हैं, उसके ऊपर केव्स का बहुत सारा ऐसा प्रावधान है जो पहाड़ों में ही है, जिसकी वजह से वो वहाँ छुपने में कामयाब होते हैं और अंदर ही अंदर उन इलाकों में कई दिनों तक रह लेते हैं। कभी कभी आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल भी हो जाता है कि आखिरकार वो किस केव में फंसे हुए हैं या किस केव में छुपे हुए हैं। दूसरा, ऊपर चढ़ने में, क्योंकि अधिकतर फोर्सेस को नीचे से ऊपर तक डिप्लॉय किया जाता है, हर समय ऊपर हैवी डिप्लॉयमेंट नहीं होता है, नीचे से ऊपर डिप्लॉयमेंट किया जाता है किसी भी पहाड़ पर। और जब इस तरह के मूवमेंट्स होते हैं तो आप एयरफोर्स का या फिर एयर सर्विलेंस का तभी तक फ़ायदा ले सकते हैं जब तक बारिश ना हो। अगर बारिश हो रही होती है तो उसको भी स्लो कर देना पड़ता है, उसको भी धीरे कर देना पड़ता है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ ज़मीनी रास्ता ही बच जाता है, जिसमें फिसलन होती है, पेड़ होते हैं, जिसमें इस तरह की बारिश के मौसम में न जाने कहाँ से पत्थर कब गिर जाए ये पता नहीं होता है। इसमें खतरा ये होता है कि आतंकवादी तक पहुँचने के पहले कहीं हमारे किसी फोर्स के किसी भी जवान का नुकसान ना हो जाए। अब आज की बैठक की बात, इस बैठक में महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरह से सितंबर अक्टूबर में चुनाव कराने जाने की बात है उसमें क्या स्थिति होगी। जैसे जैसे मौसम बदलेगा वैसे वैसे ठंड बढ़ेगी और घाटी और वादी दोनों में ही इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। दूसरा, अगर इसी तरह की गतिविधियां बढ़ती रहीं तो क्या आतंकवादियों के हौसले बढ़ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, कल 15 अगस्त है, 15 अगस्त के पहले इस तरह की गतिविधियों पर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और आज की एक घटना सवाल भी खड़े करती है और जवाब भी खोज रही है। बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण यही हो जाता है कि ये जिस जगह बार बार आतंकवादियों की तरफ से निशाना साधा जा रहा है, यहाँ के टेरेन को लेकर जो जानकारी हमारे दोनों सहयोगी दे रहे हैं और साथ ही साथ जो मौसम का मिजाज है वो किस तरीके से चुनौती पेश कर रहा है यहाँ पर। लेकिन इस बीच महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है देखना कि ये चुनौती कितनी बड़ी है इस रूप में कि 4 दिन में ये चौथी मुठभेड़ है जो चल रही है। ये सिलसिला आप देखिए किस तरीके से अनंतनाग, किश्तवाड़, उधमपुर, डोडा लगातार जारी है। 10 अगस्त, 11 अगस्त, 13 अगस्त की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हम एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी अजय बाशलू इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अजय, ये जो कैप्टन पहले घायल हुए और अब इनकी शहादत की खबर आ रही है, तो इनकी जो मुठभेड़ है उसके बारे में कुछ अपडेट मिल रहा है? वो किस समय हुई थी, क्योंकि ये भी जो एक सर्च पार्टी थी उसको लीड कर रहे थे कैप्टन। क्या ये कल देर शाम की घटना है या आज सुबह बिल्कुल आमना सामना और जद में आए थे आतंकवादियों के साथ हमारे सुरक्षाकर्मी? देखिए, सेना ने इस बाबत कोई बयान नहीं जारी किया है, लेकिन हाँ, जो सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आज सुबह ये घटना है जब ये कैप्टन जो है एक गश्ती दल का नेतृत्व कर रहे थे और इस इलाके में जो है सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन के में ये शामिल थे। बताया ये भी जा रहा है कि आतंकी इन्हीं जंगलों में छिपे हुए हैं, क्योंकि यहाँ छिपने की बहुत सारी जगहें हैं, जैसे मैंने रोमाना बताया। और ये भी बताया जा रहा है ये आतंकी जो हैं ये किसी ऊंचाई वाले इलाके में हैं और ये लगातार फोर्सेस की मूवमेंट को मॉनिटर कर सकते हैं ऊंचाई से। इस तरह की खबरें भी यहां आ रही हैं। और इसी दौरान जब ये कैप्टन अपने गश्ती दल के साथ आगे बढ़ रहे थे, बताया जा रहा है कि आतंकियों ने
कुछ चंद मिनट के लिए फायरिंग की, जिसमें ये कैप्टन जो हैं ये घायल हुए हैं। इस तरह की सूचनाएं यहां आ रही, हालांकि इस पर औपचारिक तौर पर सेना क्या कहती है देखना होगा, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि आतंक की ऊंचाई पर थे और ये कैप्टन एक गश्ती दल का नेतृत्व कर रहे थे आज, और उसी दौरान आतंकियों ने कुछ देर के लिए फायर किया, जिसमें ये कैप्टन जो है ये घायल हुए हैं, जिसके बाद इन्हें इवैक्यूएट किया गया। और इवैक्यूएशन भी यहाँ बहुत बड़ी चुनौती है रोमाना, बता दूं, क्योंकि घने जंगल में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की जगह नहीं मिलती, तो ऐसे में सड़क ही एक मार्ग बचता है जहां से आप इवैक्यूएशन कर सकते हो। और उन्हें इवैक्यूएट किया गया, हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां इन्होंने देश के नाम सर्वोच्च बलिदान दिया है। रोमाना, बिल्कुल रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। दर्शकों को एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर बड़ी बैठक इस समय चल रही है। केंद्रीय गृह सचिव और चुनाव आयोग के बीच ये बैठक चल रही है। आप जानते हैं चुनाव आयोग की टीम जो है वो जम्मू कश्मीर होकर आई है। 8 से 10 अगस्त के बीच में वहां पर समीक्षा की है चुनाव की तैयारियों को लेकर, और अब चुनाव आयोग की महत्वपूर्ण बैठक केंद्रीय गृह सचिव के साथ चल रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित, चुनाव आयोग की टीम जम्मू कश्मीर होकर आई है, गृह सचिव के साथ ये बैठक चल रही है। इस बैठक में किन मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है? रोमाना, सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि कैसे अगर चुनाव संपन्न करवाना है तो क्या वो आज के हालात में मुमकिन है। हालांकि केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम जो 3 दिवसीय दौरे पर जो जम्मू कश्मीर गई थी, तो वहां पर तमाम राजनीतिक दलों ने चुनाव जल्द से जल्द करवाने की मांग की है, लेकिन उसके साथ ही में चुनाव आयोग से एक अपील भी की है। अपील ये की है कि उनको सुरक्षा भी मुहैया कराई जाए। जितने उम्मीदवार हैं, जितने राजनीतिक दल हैं, जो भी रैलीज होंगी तो उस दौरान अतिरिक्त सुरक्षा चाहिए। तो ऐसे में केंद्रीय चुनाव आयोग के सामने चुनाव संपन्न करवाना तो चुनौती है ही, लेकिन वो एक अच्छे माहौल में संपन्न हो सके, बिना किसी घटना के संपन्न हो सके, ये एक बड़ी चुनौती है। और इसी वजह से इस वक्त जहां पर अभी हम मौजूद हैं केंद्रीय चुनाव आयोग में, यहां पर एक बैठक चल रही है जो केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, उनकी केंद्रीय चुनाव आयुक्तों के साथ में। और चर्चा क्या हो रही है? चर्चा यही हो रही है जिस बात का भी कुछ देर पहले आप अजय और मनोज्ञा से चर्चा कर रहे थे कि वहां पर हालात कैसे हैं, क्योंकि आतंकी घटनाएं पिछले कुछ महीनों की बात की जाए लोकसभा चुनावों के वास्ते तो लगातार बढ़ती हुई नजर आई हैं, और वो सिर्फ कश्मीर के ही रीजन में नहीं बल्कि जम्मू के क्षेत्र में भी रही हैं। तो इस वजह से अब ये एक महत्वपूर्ण पहलू है केंद्रीय चुनाव आयोग के लिए भी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 30 सितंबर तक आप चुनाव संपन्न करवा दीजिए। ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि अगर हालात बेहतर हुए या बेहतर जो है बताए गए सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से, इनपुट एजेंसीज की तरफ से जो इनपुट मेरे ख्याल से यहाँ पर जम्मू कश्मीर में पहले भी चुनाव हुए हैं, लेकिन अभी नए सिरे से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की समीक्षा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है और एक नई तरीके की सुरक्षा की रणनीति बनाना इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि जो आतंकवादी हैं उन्होंने अपनी मोडस ऑपरेंडी बदली है। पहले जिस तरीके से घाटी को बार बार दहलाया जाता था, अब काफी हद तक जो एपिसेंटर है आतंक का वो जम्मू की तरफ लेकर आए हैं। जिस तरीके से हमने देखा पिछले कुछ समय में जम्मू में आतंकवाद की घटनाएं बढ़ी हैं, तो उसी के मद्देनजर यहां पर एक रणनीति में भी तब्दीली की जा रही होगी। जी बिल्कुल की जा रही है। और जिस बात का आपने जिक्र किया ना कि किस तरीके से जो लोकसभा चुनाव हुए थे उससे पहले के हालात और लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद में कहीं ना कहीं एक बौखलाहट जरूर है आतंकी संगठनों में भी, क्योंकि जिस तरीके से मत प्रतिशत बढ़ा है, पिछले 20-30 सालों का रिकॉर्ड टूट गया था लोकसभा चुनावों के दौरान, तो उसको देखते हुए वहां पर एक अच्छा संदेश जरूर गया था। लेकिन जो आतंकी संगठन है उसमें बौखलाहट है और उसी का नतीजा ये है कि कश्मीर में जो सुरक्षा इंतजाम खड़े हो गए थे, यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है। हमको देखना होगा कि क्या अजय भल्ला निकल रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच में जो चर्चा हम कर रहे थे कि एक बौखलाहट ये है कि जिस तरीके से मत प्रतिशत बढ़ा है तो अब वो जम्मू की तरफ जो है मूव किए हैं। लेकिन रोमाना बस एक जानकारी और, तमाम जानकारी के लिए अंकित गुप्ता। हम आगे बढ़ रहे हैं। कोलकाता निर्भया कांड को लेकर आज बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है कोलकाता की महिलाएं। कोलकाता में सड़कों पर उतरेंगी आज बंगाल की महिलाएं। लेडी डॉक्टर रेप मर्डर के खिलाफ ये बड़ा मार्च है। आज रात 11 बजे कोलकाता में ये प्रदर्शन किया जाएगा। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए जो आम लोग हैं उनमें नाराजगी बहुत ज्यादा है। जिस तरीके से एक डॉक्टर बिटिया जो अस्पताल में थी, ड्यूटी पर थी, वहीं पर उसका रेप किया जाता है और निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी जाती है। और इस वारदात के बाद जिस तरीके का रवैया जो कॉलेज प्रशासन है उसका सामने आता है, उसी को लेकर कई तरीके के सवाल उठे। डॉक्टर्स के बीच गुस्सा बढ़ता गया। नतीजा ये कि देश भर में रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल पर भी हैं। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है डॉक्टर्स के लिए, उसकी मांग कर रहे हैं। और ये कोलकाता वाली वारदात
जिसकी जांच अब कल हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई को सौंप दी गई है। ये तस्वीर में आप आरोपी को देख रहे हैं जिसे बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था और इस आरोपी को अब सीबीआई ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। इसी वारदात के खिलाफ आज कोलकाता में बड़ी संख्या में महिलाएं प्रदर्शन करने की तैयारी में। तो कोलकाता में तो महिलाएं रात 11 बजे प्रदर्शन करेंगी, लेकिन उससे पहले दिल्ली में महिलाएं विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं। कोलकाता कांड को लेकर इंसाफ के लिए प्रदर्शन, बड़ी संख्या में महिलाएं सड़क पर उतरेंगी। अच्छा, ये प्रदर्शन भी रात में ही होगा, माफ कीजिएगा, ये प्रदर्शन भी रात में ही होगा। रात 11:30 बजे दिल्ली में प्रदर्शन होगा। दिल्ली के CR पार्क इलाके में यह विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तो आज रात 11 बजे एक तरफ कोलकाता में महिलाएं उतरेंगी प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर, और रात 11:30 बजे दिल्ली चितरंजन पार्क इलाके में महिलाएं सड़क पर उतरेंगी कोलकाता में जो निर्भया कांड हुआ है उसी के विरोध में। कोलकाता की घटना को लेकर देश भर में उबाल थमने का नाम नहीं ले रहा। पटना एम्स में डॉक्टर्स ने आज हड़ताल लगातार अपनी जारी रखी है। ओपीडी ठप है, जिसके चलते दूर दराज से पहुंच रहे मरीज, उनके परिजन बेहद परेशान हो रहे हैं। मरीजों का कहना है अगर इलाज नहीं हुआ तो फिर अब वो धरने पर बैठ जाएंगे। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक पीजी छात्रा के साथ बलात्कार हुआ, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद से पूरे देश भर में प्रदर्शन का दौर जारी है। डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। देखिए, इस वक्त हम पटना एम्स परिसर में मौजूद हैं। यहाँ आज भी जो डॉक्टर्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ओपीडी सेवा बहिष्कार का आह्वान किया गया है, लेकिन इससे मरीजों को बहुत दिक्कत हो रही है। देखिए, ओपीडी में दिखाने के लिए जो मरीज आए थे वो यहाँ बाहर बैठे हैं, इलाज हो नहीं रहा है, इसलिए ये लोग परेशान हैं। दूर दराज से आए हैं। कुछ बुजुर्ग लोग भी हमारे साथ हैं। बाबा, आप कहाँ से आए हैं? रोहतास से। स्ट्राइक है, इलाज तो नहीं हो पा रहा होगा? होता ही नहीं, घुसने नहीं देता है। डॉक्टर कहता है कि हड़ताल में है, तो मेरा कहना है इसमें कि हड़ताल में है तो जनता की क्या गलती है? जनता को क्यों सजा दे रही है? पकड़ा गया, उसके लिए कोर्ट है और सब प्रोसेस है। सीबीआई जांच भी शुरू हो गई है। और हो गई तो फिर ही काहे लोग परेशान कर रहा है जनता को? क्या समस्या है, क्या दिखाना था? डॉक्टर दिखाना था हमको, आज ड्यू डेट था। ये देखिए कागज है, सब पहले सब पुराना पेशेंट है। दवाई वगैरह लेके आए हैं? दवाई लेकर आए हैं, अब तो मैंने बहुत दिन हो गया ना। अच्छा, तो स्थिति बिगड़ जाएगी, तबीयत बिगड़ जाएगी आपकी? हाँ, बिगड़, हाँ हो सकता है, संभव है। आप मांग करेंगे कि डॉक्टर लोग हड़ताल खत्म करें और जांच शुरू हो यहाँ पे? मैं तो कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग हड़ताल कीजिए, नाजायज है, जनता का कोई इसमें दोष नहीं है। इतनी दूर से आए हैं, पूरे 4000 रुपये खर्चा कर दिए, अब फिर अब लौटना पड़ेगा तो परेशान तो जनता है। बहुत दिन के बाद नंबर आया होगा फिर हाँ, अब वहाँ से गाड़ी रिजर्व करके आए, 4000 रुपये ले लिया। तो जान का खतरा हो सकता है ना मरीज को। अब सोच क्या कर सकते हो, ऐसे डॉक्टर लोग को सोचना चाहिए। तो ये मरीज जो बेहाल हैं डॉक्टर्स की इस हड़ताल की वजह से, उनको आप सुन रहे थे, लेकिन डॉक्टर्स की अपनी मांगे हैं और डॉक्टर्स कहीं ना कहीं चिंतित अपनी सुरक्षा को लेकर है। डॉक्टर्स की तरफ से यही कहा जा रहा है कि अगर हम सुरक्षित नहीं होंगे तो फिर हम सेवा कैसे कर पाएंगे। इस बीच कोलकाता का जो सरकारी अस्पताल है, वहां पर रेप के बाद डॉक्टर की जो बेरहमी से हत्या हुई है, उसी मौका वारदात पर सीबीआई पहुंच चुकी है। सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी है। सुबह सुबह सीबीआई की टीम आज कोलकाता पहुंची, कोलकाता पुलिस से केस डायरी ली और अब सीबीआई की टीम ने जांच शुरू कर दी है। लेटेस्ट अपडेट ये, आरोपी संजय रॉय को सीबीआई ने अपनी कस्टडी में ले लिया है और अब सीबीआई आरोपी संजय रॉय से पूछताछ कर रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीर में आप देख रहे हैं, यही है वो आरोपी संजय रॉय जिसका चेहरा पूरी तरीके से ढका हुआ आपके सामने है। इसी पर आरोप है महिला डॉक्टर के साथ रेप के बाद निर्ममता से हत्या का।
और इस बीच आपको बता दें, कोलकाता रेप मर्डर केस में सबूतों को मिटाने का आरोप भी लगा है। रेनोवेशन के नाम पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप, और ये आरोप जो है वो खुद डॉक्टर्स ने लगाया है। दरअसल जहां मर्डर हुआ था वो सेमिनार हॉल जो है उससे मुश्किल से 10 मीटर के फासले पर है, जो पहले वार्ड हुआ करता था, और वहां पर रेनोवेशन के नाम पर तोड़फोड़ हो गई। ये देखिए, ये जो पुलिस वाले यहां पर बैठे हुए हैं, ये चौकसी कर रहे हैं उस सेमिनार रूम की जो मौका वारदात है। और उस सेमिनार रूम के सामने ठीक गलियारे के जो कमरा है, वहां देखिए किस तरीके से दीवार तोड़ दी गई है। रेनोवेशन के नाम पर यहां पर तोड़फोड़ की जा रही है, और इसी को लेकर सवाल, और ये जो सवाल हैं वो खुद डॉक्टर्स की तरफ से उठाए गए हैं। यहां सीबीआई को अब डॉक्टर्स ने पत्र भी लिख दिया है कि ये सीधे सीधे सबूतों से छेड़छाड़ का मामला पहली नजर में नजर आता है। देखिए, सेमिनार रूम मतलब मौका वारदात। ये आप सेमिनार रूम का दरवाजा देख रहे हैं, ये लाल रंग में जो आपको दरवाजा नजर आ रहा है, यही सेमिनार रूम है, यही मौका वारदात है। देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है इसके ऊपर सेमिनार रूम। यहीं पर वो डॉक्टर बिटिया का रेप और निर्ममता से हत्या की गई, और उसके ठीक सामने, मतलब बस गलियारा है, और सामने जो कमरा है, जो वार्ड है, जो पहले वार्ड के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था, वहां देखिए आप पूरा तोड़फोड़ हुई है, टूट फूट। तो क्यों ना माना जाए कि ये सीधे सीधे जो सबूत हैं उनसे छेड़छाड़ का खेल है, गंदा खेल जो खेला जा रहा है। इसी को लेकर डॉक्टर्स ने सीबीआई को पत्र लिख दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर जिसको लेकर हम हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जम्मू कश्मीर डोडा, यहां आतंकवादियों से मुठभेड़ चल रही है सुरक्षा एजेंसियों की, और मुठभेड़ में 4 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, डोडा में आतंकवादियों से मुठभेड़ में सेना के एक कैप्टन भी शहीद हुए हैं। 48 राष्ट्रीय राइफल्स के कैप्टन दीपक शहीद हुए हैं, और अब खबर ये आ रही है कि इस मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए। 2 से 4 आतंकवादियों की संख्या बताई जा रही थी जिनके साथ ये मुठभेड़ चल रही थी। और अब बड़ी खबर ये कि आतंकवादियों पर काबू पाने में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है। 4 आतंकवादी ढेर। अजय बाचलू हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है? जी रोमाना, बिल्कुल बहुत बड़ी कामयाबी माना जाएगा, क्योंकि आज सुबह से ही करीब 9 बजे के बाद से फायरिंग बिल्कुल बंद थी और वहां पर व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जैसे कि हमने दर्शकों को बताया। और अब ये खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि इस हमले में जो 4 आतंकी शामिल बताए जा रहे थे, उन 4 को न्यूट्रलाइज किया गया है। उन 4 को जो है सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। बड़ी कामयाबी, और ये कामयाबी इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि 15 अगस्त से पहले जिस तरह की वारदातों को अंजाम देने की फिराक में यहाँ पाकिस्तान था, उन मंसूबों को सुरक्षा बलों के जज्बे ने नाकामयाब कर दिया है। और ये 4 आतंकी जो कि डोडा और पत्नीटॉप के जंगलों के बीच छुपे हुए थे, इनको मार गिराने की खबर है। और यहाँ पर रोमाना एक बात और बता दूं, जो व्यापक रणनीति और जो समन्वय था अलग अलग सुरक्षा बलों को, वो यहाँ देखने को मिला है। जिस तरह से जैसे मैंने पहले बताया कि इन जंगलों को 3 अलग अलग जिलों से, चाहे वो डोडा हो, चाहे वो उधमपुर हो, या चाहे वो रामबन हो, वहां से इन जंगलों को घेरा गया। और एक व्यापक रणनीति और एक कोऑर्डिनेशन के साथ जिस तरह से यह सुरक्षा बल आगे बढ़े हैं, और उसी का नतीजा ये माना जा रहा है कि इसी रणनीति के चलते इन 4 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर किया है, जो एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। अजय, ऑपरेशन खत्म या अभी भी सर्च ऑपरेशन यहाँ पर जारी है? देखिए, इस घटना के बाद जब ये 4 आतंकी मारे गए हैं, इलाके को फिलहाल अभी भी घेरा हुआ है और लगातार यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। सर्च ऑपरेशन इसलिए भी जरूरी है रोमाना कि इनकी 4 की बॉडीज को रिट्रीव करना है और फिर इलाके को सिक्योर करना है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि इन आतंकियों ने कहीं आईईडी या कोई विस्फोटक प्लांट किया हो। तो ऐसे में अब ये सुरक्षा बलों के लिए चुनौती है कि इस पूरे जो जंगल है यहाँ पर एक व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा, ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि मरने से पहले कहीं इन आतंकियों ने कोई विस्फोटक तो नहीं छुपाया या कहीं विस्फोटक तो नहीं दबाया। तो इस तरह की प्रक्रिया जो है आमतौर पर यहाँ ऑपरेशन के बाद की जाती है। और इस ऑपरेशन में हालांकि बहुत बड़ी सक्सेस तो मिली है, लेकिन उसके बाद भी फिलहाल अभी सर्च ऑपरेशन जो है इन जंगलों में चलेगा। जी रोमान, बहुत शुक्रिया आपका जब बाचलू इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है, 4 आतंकवादियों को ढेर करने में हमें कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि 4 दिन में ये 4थी मुठभेड़ जो आज हो रही थी, और ये सिलसिला 10 अगस्त से फिलहाल शुरू हुआ था। 10 अगस्त को अनंतनाग के कोकरनाग में आतंकवादियों की फायरिंग से
से हवलदार दीपक कुमार यादव और लांस नायक प्रवीण शर्मा शहीद हुए थे। फिर 11 अगस्त को किश्तवाड़ जिले के जंगलों में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग हुई और 11 ही अगस्त को उधमपुर के जंगलों में भी सेना और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग हुई थी। उसके बाद कल यानी दिन 13 अगस्त का डोडा में मुठभेड़ हुई जिसमें कैप्टन शहीद हो गए और अब आज 4 आतंकवादी मारे गए हैं। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है, 4 आतंकवादी ढेर। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का हम रुख करने जा रहे हैं और ये खबर कोलकाता से है, जहां सरकारी अस्पताल में महिला डॉक्टर की रेप के बाद बेरहमी से हत्या के मामले में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। आज सुबह सीबीआई की टीम कोलकाता पहुंची। कोलकाता पुलिस से केस डायरी सीबीआई को ट्रांसफर कर दी गई है। सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है कोलकाता का निर्भया कांड और इसी को सुलझाने के लिए एक्शन में सीबीआई की कस्टडी में जो आरोपी है संजय रॉय, वो भी आ गया है और अब सीबीआई दफ्तर लाया गया है आरोपी संजय रॉय को। बंगाल पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया था और अब सीबीआई की कस्टडी में है ये। कोलकाता महिला डॉक्टर केस को लेकर बड़ी खबर यही, पुलिस के दर्ज बयानों की जांच में भी सीबीआई की टीम जुटी हुई है। सूत्रों के मुताबिक महिला डॉक्टर के 4 दोस्तों पर पुलिस का फोकस है। दोस्तों के साथ मृतका ने डिनर किया था और डिनर देने वाली डिलीवरी बॉय से भी पूछताछ करेगी सीबीआई की टीम। शुरू से लेकर अब तक एक कड़ी जोड़ी जा रही है। पुलिस को पहली कॉल शुक्रवार सुबह 10 बजे मिली थी। तो दरअसल अभी तक जो जानकारी आई थी उसके मुताबिक ये महिला डॉक्टर रात में अस्पताल में ही थी, ओलंपिक का इवेंट देख रही थी और वहीं पर अपने डॉक्टर दोस्तों के साथ इसने डिनर किया था। तो अब पुलिस से जब ये जांच सीबीआई ने ली है तो सीबीआई बिल्कुल शुरू से इस मामले की पड़ताल में जुटी है और ऐसे में वो डॉक्टर 4 दोस्त जिनके साथ इस महिला डॉक्टर ने डिनर किया था उनसे भी पूछताछ की जाएगी। वो डिलीवरी बॉय जिसने खाना डिलीवर किया था उससे भी पूछताछ की जाएगी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं वरुण जैन से। वरुण, मतलब वो कहते हैं ना बिल्कुल स्क्रैच से सीबीआई जो है वो अपनी जांच शुरू करने जा रही है। देखिए, बिल्कुल केस डायरी में सीबीआई को बड़े लूप होल्स नजर आ रहे हैं। सीबीआई के सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि एक टीम जो आरोपी संजय रॉय है उससे पूछताछ कर रही है, तो दूसरी टीम जो कोलकाता पुलिस ने अभी तक अपनी जांच की है, जिन लोगों के बयान दर्ज किए हैं उनको वेरीफाई कर रही है। सीबीआई की कोशिश है कि जो शुक्रवार को सुबह कोलकाता पुलिस को 10 बजे पहली कॉल हुई थी तब से लेकर अब तक का जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है उसको कनेक्ट किया जा सके, क्योंकि जो पीड़िता है उसके परिवार ने पुलिस को पूछताछ में ये बात कही थी कि जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है उन्होंने फोन कर सुसाइड करने की बात जो थी वो परिवार को बताई थी मृतका के। तो आखिरकार ये सुसाइड की छोरी कहां से आई थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि शुरुआत में ही जो जांच को भड़काने की एक बहुत बड़ी साजिश रच ली गई हो? इसलिए इस तरह के जो लूप होल्स हैं, इस तरह के जो शक संदेह है उनको दूर करने के लिए जो सीबीआई की अलग अलग टीम है वो अपनी पड़ताल कर रही है, क्योंकि सीबीआई को ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा ना हो जो आरोपी संजय रॉय है उसके साथ कोई और लोग शामिल हो, और कहीं ऐसा तो नहीं कि जो जांच को भटकाने के लिए या फिर केस की लीपापोती करने के लिए कोई गलत गिरफ्तारी की गई हो। क्योंकि सीबीआई का काम है शुरू से फ्रेश तरीके से इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना, एविडेंस को जोड़ना और जो लूप होल्स नजर आ रहे हैं उन सवालों के जवाब हासिल करना। और महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि वो 4 दोस्त जिनके साथ इस महिला डॉक्टर ने डिनर किया वो कौन है, क्या उनसे पूछताछ शुरू हो गई है, उनके बारे में क्या जानकारी है अभी तक? देखिए, बिल्कुल जो सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हैं, उनसे सबसे पहले पूछताछ की जाएगी, साथ ही उन 4 दोस्तों से, क्योंकि वो 4 दोस्त ही वो शख्स है जो आखिरी बार इस महिला डॉक्टर के साथ थे, उनके साथ ही खाना खाया था। तो वो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं कि वो कहां पर उन्होंने खाना खाकर किस तरफ गई थी, कहां गई थी, क्या किसी का फोन आया था। तो कहीं ना कहीं वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और वो डिलीवरी बॉय भी जिसने जो खाना था सर्व किया था या डिलीवर किया था उससे भी सीबीआई जल्दी पूछताछ करेगी। तो अभी फिलहाल जो कोलकाता पुलिस ने डायरी दी है, जिन लोगों के बयान दर्ज किए हैं उनके बयानों को कनेक्ट किया जा रहा है। और जैसा मैंने बताया, शुक्रवार सुबह 10 बजे के आसपास पहली कॉल हुई थी, तब से लेकर अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन है, जो सीक्वेंस है, उसको सीबीआई कनेक्ट कर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण संजय रॉय है, वही सब कुछ सच बता सकता है कि क्या उसके साथ कोई और शामिल था, नहीं था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या कोलकाता पुलिस ने कहीं ऐसा तो नहीं लीपापोती करने के चलते किसी को फंसाया हो? ये सभी जो एंगल है आपका वरुण जैन, नजर बनाकर रखिएगा, जैसे कोई और अपडेट होगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। मैं आगे बढ़ रही हूँ, अगली बड़ी खबर बिहार से है और बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई है। दरअसल वीआईपी
अध्यक्ष मुकेश सहनी, उन्होंने एबीपी न्यूज से बातचीत में एक बड़ा बयान दे दिया है। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि बीजेपी अगर उनकी शर्त मानती है तो फिर वो सोच सकते हैं निषाद समाज को एससी आरक्षण मिले, ये मांग मुकेश सहनी कर रहे हैं। तेजस्वी मुख्यमंत्री बने तो भी छोटे भाई, ये कहना है मुकेश सहनी का। चिराग पासवान से अच्छे रिश्ते हैं, प्रशांत किशोर से एनडीए को नुकसान होगा। तो कुल मिलाकर बिहार की राजनीति को लेकर विस्तार से मुकेश सहनी ने बातचीत की है, जिसमें तेजस्वी यादव से लेकर चिराग पासवान से लेकर प्रशांत किशोर तक सब पर अपनी राय मुकेश सहनी ने रखी है। और बड़ी बात यह कि बीजेपी को लेकर भी मुकेश सहनी ने अपने दरवाजे खुले रखे हैं। जहां धुआं है वहां आग है। मुकेश सहनी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तिरंगा लगाने के बाद से सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या एक बार फिर मुकेश सहनी एनडीए के पाले में जाएंगे, क्योंकि एनडीए के भी कई नेता उन्हें खुले आम बुला रहे हैं। हमारे साथ मुकेश सहनी है जो अपनी बात रखेंगे। सहनी जी, आपने तिरंगा लगा दिया और वो भी प्रधानमंत्री ने आह्वान किया, उधर उन्होंने चेंज किया, आपने चेंज कर दिया। देखिए, जब भी 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, तो हर स्कूल में हर जगह तैयारी 15 दिन एक हफ्ता पहले से तैयारी होने लगता है, कौन भाषण देगा, क्या करेंगे। और हम जब से बचपन से, जब से होश आया, तब से तिरंगा का सम्मान हमेशा करते आए और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक करते रहेंगे। पिछले साल भी किए थे, इससे पहले भी किए, हर घर तिरंगा लगाए। तो वो कर रहे, तो इसका मतलब ये थोड़े है कि तिरंगा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी का है। तिरंगा जो है वो पूरा 140 करोड़ देशवासी का है। मुकेश जी, संयोग है या फिर प्रयोग है कि तिरंगा बदलता है? उधर से जेडीयू के एक मंत्री कहते हैं कि आप जो हैं वो आ सकते हैं, अगर आना चाहें तो एनडीए में। दो मंत्री कह देते हैं खुलेआम। कोई सहयोग, कोई प्रयोग नहीं है। हर साल मैं ये कर रहा हूँ, हमेशा करते रहूँगा। ये जो बुलावा आ रहा है, तो बुलावा के लिए देखिए, बुला रहे हैं वो लोग, ऑफर दे रहे हैं, ये सब हमको कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अगर कुछ देना है तो निषाद को आरक्षण दीजिए। हमने हाथ में गंगा जल लेके, हमारे लोगों ने हाथ में गंगा जल लेके संकल्प लिया है कि आरक्षण नहीं तो भाजपा से गठबंधन नहीं। और उस तो है ही ना आपको। तो मोदी जी भी वादा किए हैं, गृह मंत्री जी भी वादा किए, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता ने समय समय पर वादा किए कि हम काम करेंगे। आपकी शर्त है कि अगर वो शर्त है कि हमारे वो काम करें, और देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उनका कर्तव्य है कि वो काम करें, लेकिन वो समय समय पे सिर्फ अपना काम परहेज नहीं है, सिर्फ आपकी शर्त है। अगर बीजेपी वाले, अगर आपकी बात तारीख में परहेज भी है, ऐसा मत घुमा के बोलिए। आज की तारीख में परहेज भी है। उसने हमको क्या नहीं किया। जब उनके अच्छे समय थे, जवानी का समय था, उस समय में उनसे लड़ाई लड़के 10 साल हो गया, उनके साथ हम नहीं हैं। हम आपने देखा कि 2014 से उनके साथ हम रहे हैं। 15 में अमित शाह जी के साथ 47 को रैली बिहार में हमने किया है। इतना सब चीज़ करने के बाद, इतना फ़ायदा देने के बाद भी उसने हमारे साथ क्या किया? हमारे विधायक खरीद लिया, हमको रोड पे ला दिया, और हमारी काम जो हम जिस उद्देश्य को लेकर काम कर रहे वो उद्देश्य पे काम नहीं कर रहे। तो अभी तो उनके 282, 303 और अभी 240, तो अभी तो फिलहाल तो बीजेपी से बहुत से गिले मुकेश सहनी के आप सुन रहे थे। और इस बीच अगली बड़ी खबर का मैं रुख करने जा रही हूं। जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव संभव है, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर चुनाव आयोग की गृह सचिव से एक लंबी चर्चा हुई है। जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी घटनाएं बढ़ी हैं, इसको लेकर भी बातचीत हुई है इस बैठक में। जम्मू कश्मीर के नेताओं की सुरक्षा को लेकर जो आशंकाएं थी, वो भी चुनाव आयोग की तरफ से इस बैठक में गृह सचिव के सामने रखी गई है। और ऐसे में इस बैठक के बाद अब नतीजा क्या निकला, किस तरीके का भरोसा चुनाव आयोग को मिला है, इसी पर और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित, बताइए, जो बैठक चल रही थी खत्म हो गई है, क्या नतीजा निकला, सूत्र क्या बता रहे हैं? जी बिल्कुल, करीबन 45 मिनट तक ये बैठक चली है और इस बैठक के दौरान केंद्रीय चुनाव आयोग के जहन में जो कई सारे सवाल थे, उसके बारे में चर्चा की है सचिव के साथ में। क्योंकि का मकसद ये था कि अगर अगले 1 महीने के दौरान, 1-1.5 महीने के दौरान जम्मू कश्मीर में चुनाव संपन्न करवाने हैं, तो उसके लिए किस तरीके की तैयारियां करवानी है और उसके लिए सुरक्षा का इंतजाम क्या होगा। अभी का जो सुरक्षा एजेंसी के पास में, जो खुफिया एजेंसी है, उसके पास में किस तरह का इनपुट है, इस तरीके के कई सारे सवाल थे जो केंद्रीय चुनाव आयोग ने गृह सचिव के सामने रखे हैं। और इतना ही नहीं, केंद्रीय चुनाव आयोग के सामने जो है चर्चा का विषय ये था सूत्रों के मुताबिक कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद में जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों में आतंकी घटनाएं हुई हैं, तो एक बड़ा चिंता का विषय था। तो केंद्रीय गृह सचिव के साथ में इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है और सूत्र इसी बात को इशारा कर रहे हैं कि चुनाव आयोग की प्राथमिकता यही है कि वहां पर लोगों की सुरक्षा भी रहे और चुनाव भी संपन्न करवाए जा सके। बहुत शुक्रिया आपका अंकित गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए।